नमस्कार। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के जो बाई इलेक्शन हुए थे, उनके नतीजों की सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की नज़र में जो उपचुनाव के नतीजे हैं वो उसके हक में आए हैं, उसके लिए बहुत अच्छे हैं। जो प्रादेशिक छत्रप हैं तेलंगाना में या बिहार में, उनको लग रहा है कि ये उनके लिए अच्छा है और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ये नतीजे उनके लिए अच्छे हैं, बीजेपी के लिए अच्छे नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है, इसके बावजूद उसके कुछ नेता हरियाणा के नतीजे को लेकर के उत्साहित हैं, उनको लग रहा है कि हमने वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये सारी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने हिसाब से इन सभी 7 सीटों के नतीजों की व्याख्या कर रही हैं। लेकिन अगर बारीकी से देखें इन सभी 6 राज्यों की 7 सीटों को, तो सबके लिए जनता ने अलग अलग तरह का मैसेज दिया है, सबको राजनीतिक मैसेज दिया है, सबको आगाह किया है। जिसको जिताया है उसको भी आगाह किया है, उसको भी संदेश दिया है कि इस तरह से आपका काम नहीं चलेगा। जिसको हराया है उसको तो बहुत साफ संदेश है कि आपको किस तरह से आगे काम करना है। तो बारी बारी से इन नतीजों की इस अंदाज में हम इस तरह से व्याख्या करते हैं कि किस पार्टी के लिए इसका क्या संदेश है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए इसका क्या संदेश है ये देखते हैं। 7 राज्यों की 7 सीटों में से, माफ कीजिएगा, 4 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। तो इस लिहाज से ये अच्छा है कि उसने 60% सीटें जीती है और बीजेपी के नेता इससे उत्साहित हैं। लेकिन सिर्फ जीतना पर्याप्त नहीं है। अब इस नतीजे के अगर बारीकी में जाएंगे तो एक दूसरी तस्वीर निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी जहां जीती है वो कैसे जीती है, उसकी जीत का अंतर क्या है और उस जीत के पीछे के फैक्टर क्या थे। जैसे बिहार में भारतीय जनता पार्टी गोपालगंज सीट जीती है, लेकिन ये गोपालगंज सीट अकेले बीजेपी ने अपने दम पर नहीं जीती है। ये सही है कि बीजेपी ने अपना एक ऐसा सामाजिक आधार वहां तैयार कर लिया है जिससे उसको 40% या उससे ज़्यादा वोट मिले हैं। लेकिन आप सोचें कि पिछली बार जब बीजेपी उस सीट को जनता दल यू के साथ मिलकर के लड़ी थी तो 35-36 हज़ार वोट के अंतर से उसके उम्मीदवार जीते थे, सुभाष सिंह। तब जेडीयू साथ थी, जेडीयू बीजेपी साथ मिलकर के लड़े थे, तो 35-36 हज़ार का अंतर था। इस बार जेडीयू अलग हो गई और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अकेले लड़ी। वहां प्रत्यक्ष रूप से उसको चिराग पासवान और पशुपति पारस का समर्थन मिला, लोक जनशक्ति पार्टी का, जो खुद ही बटी हुई है, और उसकी जीत का अंतर सिर्फ 1800 वोट का रहा। 1800 से भी कुछ कम वोट से कुसुम देवी जीती। अब सोचिए, कुसुम देवी एक सहानुभूति फैक्टर पर सवार थी, उनके पति का निधन हुआ था, उससे वो सीट खाली हुई थी, और उसके बावजूद जीत का अंतर सिर्फ 1800 रहा। यह भी एक फैक्टर है कि उस जगह पर सीधा कोई प्रत्यक्ष जेडीयू जैसा बड़ा सहयोगी नहीं था बीजेपी के पास, लेकिन उसके 2 अघोषित सहयोगी, उन सहयोगियों ने उसकी बड़ी मदद की। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे वहां पर मोहन गुप्ता, और वो सबको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो समीकरण है वो मुस्लिम यादव का समीकरण है, और इन्हीं मुस्लिम यादव समीकरण का वोट काटने के लिए 2 बड़ी पार्टियों ने उम्मीदवार उतारे थे। बहुजन समाज पार्टी ने साधु यादव की पत्नी को टिकट दिया था। साधु यादव लालू यादव के साले हैं, और एक समय ऐसा था जब पूरे बिहार में उनकी तूती बोलती थी, उनका दबदबा था। यह माना जा रहा था कि लालू यादव के बाद सबसे करिश्माई नेता यादवों के साधु यादव हैं। उनकी पत्नी बसपा के टिकट से लड़ी और उनको 8800 वोट आया। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है MIM, उसने एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जिसको 12,000 से कुछ ज़्यादा वोट आए। तो ये जो मुस्लिम यादव कम्बिनेशन को नुकसान पहुंचाने वाले जो 2 उम्मीदवार थे उनको 21,000 वोट आया। अब जरा आप देखिए, अब तस्वीर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अपने पति के निधन के बाद सहानुभूति लहर पर थी, और उनको दो लोगों का ऐसा साथ मिला जिन लोगों ने महागठबंधन का, राजद का 21,000 वोट काटा, और इसके बावजूद उनकी जीत का अंतर सिर्फ 1800 वोट रहा। तो अगर ये दोनों नहीं होते, अगर बसपा से साधु यादव की पत्नी और MIM से एक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं होता, तो फिर क्या तस्वीर होती। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा मैसेज है कि वो जीत भले गई, लेकिन जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन को चुनौती देना अभी उसके वश में नहीं है बिहार में। और ये बात मोकामा की विधानसभा सीट पर भी जाहिर हुई। हालांकि मोकामा में अनंत सिंह जिस अंतर से जीते थे, उतने अंतर से उनकी पत्नी नहीं जीती हैं। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर अनंत सिंह 35-36 हज़ार वोट से जीते थे, और उनकी पत्नी नीलम देवी सिर्फ 16,000 वोट से जीती हैं। लेकिन ये जीत का अंतर कम हुआ, और आमतौर पर उपचुनाव में अंतर कम होता है।
मतदान भी कम होता है, इसलिए अंतर कम होता है। बीजेपी ने इस अंतर को कम किया है, यह भी सही है, लेकिन इन दोनों सीटों के नतीजे, एक जिस पर हारी है बीजेपी और जिस पर जीती है, उसका यह संदेश है कि बीजेपी को अभी एक प्लस करना होगा। अपना बीजेपी प्लस एलजेपी है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ वोट उसको जोड़ने होंगे अगर वह राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू को टक्कर देना चाहती है आगे के चुनाव में। यह विधानसभा चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव का तो अलग ही गणित होता है, उसकी चर्चा इसमें नहीं की जा सकती है। फिर अगर बीजेपी के संदेश की अगर अभी हम बात कर रहे हैं, तो बीजेपी उड़ीसा की धामनगर सीट भी जीत गई है, जहां बीजेपी के बीजू जनता दल जो सत्तारूढ़ दल है उसके उम्मीदवार को 10,000 वोट से हराया बीजेपी के उम्मीदवार ने। लेकिन वहां भी एक फैक्टर था कि ये जो बीजेपी के उम्मीदवार थे सूरज, उनको उनके पिता के निधन से ये सीट खाली हुई थी, तो एक सहानुभूति उनके पिता को लेकर के थी। वहां भी जीत का अंतर काफी कम हो गया। वहां भी बीजेपी पिछली बार काफी बड़े अंतर से चुनाव जीती थी, इस बार यह अंतर 10,000 के करीब रहा, तो वहां भी बीजेपी एक सही है। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डेसिमेट हुई, वहां एकदम से सिमट गई। इसके बावजूद बीजेडी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर हुई थी। बीजेपी के लिए जो बीजेपी के जीतने वाली जो उत्तर प्रदेश की सीट है, वो एक सीट है, बीजेपी ने वहां इस तरह का पोलराइजेशन हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है, और 80 और 20 की राजनीति का ऐसा 80% वोट और 20% वोट की राजनीति का ऐसा माहौल है उत्तर प्रदेश में कि वो सीट बहुत आराम से, बल्कि अंतर बढ़ाते हुए बीजेपी जीती है। इसके अलावा जो बीजेपी के जीतने का और या लड़ने का है, वो कोई बहुत नजदीकी मुकाबला रहा और बहुत सहज तरीके से बीजेपी नहीं जीती। हरियाणा में भी बीजेपी जीती तो जीत का अंतर 15,000 रहा। वहां वो उम्मीदवार लड़े थे, कुलदीप बिश्नोई के बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया था, जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए थे, और 1968 के बाद से पिछले 54 साल से कुलदीप बिश्नोई के परिवार का कब्जा रहा है उस सीट पर। कुलदीप बिश्नोई पिछले चुनाव में 40,000 वोट के अंतर से वो सीट जीते थे, इस बार वो अंतर घट के 15,000 हो गया। तो ये भी बीजेपी के लिए एक सबक लेने वाली बात है। तो ये उन 4 सीटों की बात है जहां बीजेपी चुनाव जीती है। अब जहां बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकी है, वहां से बीजेपी के लिए भी एक मैसेज है। बीजेपी तेलंगाना में चुनाव नहीं जीत सकी। ये तेलंगाना का दूसरा बाई इलेक्शन था। अभी पिछले साल नवंबर में जो बाई इलेक्शन हुआ था हुजूराबाद का, वो बीजेपी जीत गई थी। तेलुगु देशम माफ करिएगा, जो सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति है, उसके उम्मीदवार को हरा करके और बीजेपी वो उपचुनाव जीत गई थी, हाई प्रोफाइल उपचुनाव। लेकिन मुनुगोडे सीट पर भी ऐसा लग रहा था कि वैसी ही लड़ाई होगी। कांग्रेस छोड़ करके आए राजगोपाल रेड्डी को जब बीजेपी में शामिल कराना था, तो अमित शाह खुद गए थे और उन्होंने मुनुगोडे में रैली की थी। इसके बावजूद टीआरएस ने वो चुनाव जीत लिया। 10,000 वोट के अंतर से टीआरएस जीती, और ये तब हुआ जब कांग्रेस ने 23,000 वोट लिया वहां। इसी तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव लड़ी ही नहीं, चुनाव के पहले ही उसने अपने उम्मीदवार का नाम वापस करा दिया था। तो ये जो महाराष्ट्र में भी ऐसा उसको लग रहा था कि वो चुनाव नहीं जीत पाएगी। तो इस चिंता में राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की पार्टी के एक एमएलए, एक नेता की अपील पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वापस हटा लिया, और बीजेपी ने वहां नोटा के पीछे अपनी ताकत लगाई। ये उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि बीजेपी के लोग पैसे देकर के और नोटा पर वोट डलवा रहे हैं, या बीजेपी ने अपने समर्थकों को मैसेज दिया है कि वो नोटा पर वोट डालें। इसके बावजूद जीत एक तरफा हुई उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके की। उनको 76% के करीब वोट आया, और तमाम बीजेपी के तमाम प्रयास के बावजूद नोटा को 12% वोट मिला। तो ये बीजेपी के लिए एक मैसेज है कि चाहे बिहार में आरजेडी से लड़ना हो, या उड़ीसा में बीजू जनता दल से लड़ना हो, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की टीआरएस से लड़ना हो, या महाराष्ट्र में शिवसेना से लड़ना हो, प्रादेशिक छत्रपों से बीजेपी को लड़ना हमेशा मुश्किल होता है। उसकी लड़ाई हमेशा कड़ी टक्कर वाली होती है। उत्तर प्रदेश एक अपवाद रहा है। बीजेपी के लिए कांग्रेस को हराना अपेक्षाकृत आसान है। तो ये एक पहले से भी एक ट्रेंड चला रहा है, जो इस उपचुनाव से भी ये ट्रेंड निकला। दूसरा जो संदेश है वो कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस को भी जनता ने बहुत सख्त और बड़ा सीधा संदेश दिया है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार को सिर्फ 23,000 वोट मिले हैं, और मतदान उस दिन हुआ था 3 नवंबर को, जिस दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में चल रही थी, और बड़े जोश के साथ चल रही थी। बहुत भीड़ जुट रही थी, चारों तरफ उस यात्रा का माहौल था, गजब का रिस्पॉन्स था उस यात्रा का। इसके बावजूद मुन्नुगोडे सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवार को सिर्फ 23,000 वोट आया। अब सोचे कि वो सीट कांग्रेस ने जीती थी 2019 में, 2018 के चुनाव में।
2018 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, कांग्रेस तब भी कमजोर पार्टी थी। इसके बावजूद मुनुगोडे सीट उसने जीती थी, उसके राजगोपाल रेड्डी कोई 36-37 हजार वोट से जीते थे, और वही राजगोपाल रेड्डी चले गए बीजेपी में, उनकी जगह कांग्रेस ने दूसरा उम्मीदवार उतारा था, तो कांग्रेस की उम्मीदवार को सिर्फ 23,000 वोट मिले। तो इसका राहुल की यात्रा के बावजूद 23,000 वोट मिलना एक कांग्रेस के लिए बहुत खराब संदेश है, कांग्रेस को इस बात को समझना होगा। उड़ीसा में सबसे बुरा संदेश कांग्रेस के लिए उड़ीसा में मिला, जहां उसके उम्मीदवार को सिर्फ 2% वोट मिला है, 2.18%। कांग्रेस की हालत लगातार उड़ीसा में खराब होती जा रही है, लेकिन जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी उस धामनगर सीट पर कांग्रेस को 4.42% वोट मिले थे, और इस बार वो घट के 2.18% हो गया। मतलब जो वोट मिला था उसको, जमानत तो जब्त हुई थी 2019 में भी, लेकिन जो वोट मिला था उससे आधा रह गया इस बार वोट। तो एक तरह से पूरी तरह से कांग्रेस खत्म हो गई उड़ीसा में। अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है, अब वो रिवाइवल का संकट है, अस्तित्व का संकट है, उसके कांग्रेस उसको कैसे करेगी ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा की आदमपुर सीट पर कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी। कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी तरह से हरियाणा की कमान दे रखी है और वही चुनाव लड़ा रहे थे। कांग्रेस के पास हरियाणा में 30 विधायक, सभी 30 विधायकों की ड्यूटी लगी थी आदमपुर में। उसके 78 पूर्व विधायक और केंद्रीय मंत्री आदमपुर में कैंप कर रहे थे, चुनाव लड़ा रहे थे कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश को। दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई थे, जिनके परिवार का 54 साल से उस सीट पर कब्जा था। कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो जीतेगी या फिर जीत हार का अंतर 2 से 4 हजार का रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस जाट वोट पर अपना एकाधिकार मान रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो वोट भी टूटा, और उस वोट में से इंडियन नेशनल लोकदल को भी गया और आम आदमी पार्टी को भी वोट गया। और इसका नतीजा हुआ कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई, जो बीजेपी के टिकट से लड़ रहे थे, उनको वो 15,000 के ऊपर वोट से जीते। उनको इस बार फिर उनके पिता की तरह, उनके पिता को 51% से ऊपर वोट आया था पिछले चुनाव में, और इस बार उनको भी 51% से ऊपर वोट आया है। ये स्थिति तब है जब बीजेपी के ही अंदर से उनका विरोध हो रहा था। बीजेपी के जो स्थानीय सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह, वो उनके समर्थक अलग कारणों से विरोध कर रहे थे, और जो सहयोगी है बीजेपी की जननायक जनता पार्टी, जिसके नेता दुष्यंत चौटाला हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी अलग कारणों से विरोध कर रही थी। इसके बावजूद वो उतना ही वोट लेकर के जीते जितना पिछली बार लेके आए थे। तो ये भी कांग्रेस की एक उम्मीदों का प्रदेश है हरियाणा, और वहां से भी कोई अच्छा मैसेज कांग्रेस को नहीं मिला है। कांग्रेस सिर्फ इन्हीं 3 सीटों पर लड़ी थी, बाकी जगह उसने अपने सहयोगियों की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ी थी। महाराष्ट्र में उसने चुनाव नहीं लड़ा था, शिवसेना को समर्थन दिया था। बिहार की दोनों सीटों पर राजद को उसका समर्थन था, और उत्तर प्रदेश में किसी को समर्थन नहीं दिया था, लेकिन पार्टी लड़ी नहीं थी। अब आखिरी जो बात है, आखिरी जो संदेश है, वो विपक्षी पार्टियों का है, प्रादेशिक क्षत्रपों का है। विपक्षी पार्टियों के लिए इस उपचुनाव से एक बड़ा मैसेज है। वो मैसेज ये है कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं होगा, जिस तरह से कांग्रेस के राज में कांग्रेस जब ताकतवर थी तो उसको हराने के लिए गैर कांग्रेसवाद के नारे के तहत सारी पार्टियां एकजुट होती थी, और भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी उसका नेतृत्व करती थी, वो मिलकर के उनको एक जगह ला करके और कांग्रेस के खिलाफ लड़ती थी। उस तरह का प्रयास इस समय अपोजिशन को करना होगा। अब वो प्रयास कांग्रेस करेगी या कोई दूसरी पार्टी करेगी, कोई दूसरा नेता करेगा, ये बात की बात है, लेकिन इस उपचुनाव का एक बड़ा संदेश है कि विपक्ष को एकजुट होना होगा। अगर विपक्ष एकजुट रहता तो नतीजे अलग हो सकते थे। तो हो सकता था तब बिहार में बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी वो सीट हार जाती, वो अपोजिशन पार्टी को वो सीट मिल जाती गोपालगंज की। अगर विपक्ष एक होता, कांग्रेस को भले 2% से ज़्यादा वोट आया है, 2% वोट आया है, लेकिन अगर उड़ीसा में विपक्ष के एक होने का मैसेज होता तो लड़ाई कड़ी हो जाती। तेलंगाना में जो 10,000 का अंतर है, जिस अंतर से बीजेपी हारी, उससे ज़्यादा अंतर से हारती वो। तो ये अपोजिशन के लिए एक बड़ा संदेश इस उपचुनाव में है कि उसको एक होकर के लड़ना होगा। और कांग्रेस पार्टी को भी, जो हरियाणा का नतीजा है वो ये बताता है कि कांग्रेस को भी कुछ और वोट अपने साथ जोड़ने होंगे। ये संदेश है, और इसी तरह के संदेश अभी अगर आगे के जो चुनाव हैं उनमें भी मिलते हैं तो अपोजिशन को गंभीरता से इसके बारे में सोचना होगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।